वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने उसकी जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, असर्शन एंड रीजनिंग के। और मैं आपको इसके साथ साथ टिप्स भी दूंगी कि आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी वे में कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेना जो भी राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी असर्शन एंड रीजनिंग के, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको अगर नहीं भी आता है ना तो भी आप असर्शन एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस राइट सॉल्व करने वाले हो बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए पूरा देखना वीडियो को, सारे के सारे क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, पहले क्या करना है, असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर रीजनिंग का स्टेटमेंट पढ़ना है। बिल्कुल भी डरना नहीं है। बच्चे सोचते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी यही पूछा है कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन को तो आपको आपका करेक्ट आंसर उस क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। पहले असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर रीजनिंग का स्टेटमेंट पढ़ना है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, देखो, अगर आपको पता है कि जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है, ठीक है, जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है, आर स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन में देखो कि रीजनिंग का स्टेटमेंट आपको पता चल गया रॉन्ग है, ठीक है। आपको पता है कि रीजनिंग का स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। स्लाइसिंग मेथड इज स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रादर दैन इट्स पार्ट। तो आपको पता है कि स्लाइसिंग मेथड होल इकोनॉमी नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा था, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्लाइसिंग मेथड स्टडी किया है, ठीक है। और मैंने आपको केक वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम पूरे के पूरे जो केक है, फुल केक के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब वो होल इकोनॉमिक आता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। और जब हम स्लाइसिंग मेथड यूज़ करते हैं तो वो केक की मैंने क्या कर दी, बहुत सारी स्लाइसेस कर दी, ठीक है। और ये किस में आता है, ये आता है माइक्रो में, है ना। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट स्टडी कर रखे हैं। तो आपको ये तो पता है कि स्लाइसिंग मेथड होल इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड का यूज़ नहीं होता है, हमें पता है लंपिंग मेथड का यूज़ होता है। तो ये तो आपको पता है कि जो स्टेटमेंट लिखा है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी सारे ऑप्शंस में आपको आर इज़ फॉल्स नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही आपको सिर्फ और सिर्फ आर इज़ फॉल्स देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक्स भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको जो है आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि बाकी के जो सारे ऑप्शंस हैं वो जो है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है मैच नहीं करेंगे। क्योंकि बाकी के ऑप्शंस आप रीड करोगे कि ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, तो ये तो हो ही नहीं सकता सेकंड वन, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको इजी, अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी अगर एक स्टेटमेंट भी आता है तो कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है आपको वो देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको पता है कि आर वाला फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू कैसे हो सकता है, तो ये वाला भी कट हो जाएगा। फिर फोर्थ वन, इसमें भी लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्लियर कट आपके पास आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 ये आपके पास आंसर बचता है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि आपको पता है कि आर वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है वो स्टेटमेंट। तो इसलिए आपका जो है आंसर इजी वे में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है, देखिए, फर्स्ट जो असर्शन का है और रीजनिंग का है, इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट ए रीड करना है, नहीं समझ में आ रहा है सेकंड वाला रीड करना है, और फिर मैंने जो ट्रिक बताई है आपको यूज़ करनी है कि दोनों में से एक तो आपको पता होगा कि कौन सा वाला फॉल्स है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि आपको क्या ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। अगर नहीं मिलता है तब आप बोथ ए एंड आर ट्रू वाले में जाएंगे और ए, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन देखेंगे। लेकिन पहले आप क्या देखो, पहले आप अच्छे से रीड करो और आपको क्वेश्चन के अंदर ही जो है कहीं ना कहीं आपको खुद ही रीड करके पता चल जाएगा कि ये जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और ऐसा नहीं है, ये देखो 100% ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही आने वाले हैं स्टेटमेंट, ऐसे भी आ सकते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता है कि फॉल्स है तो आपके जो है ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे के रखा है, इन्होंने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग का स्टेटमेंट है इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप देखो रीजनिंग का स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। रीजनिंग का स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि इन्होंने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो है रीजनिंग का स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर इज फॉल्स कहाँ पर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अंदर आर इज फॉल्स दिया गया है और बाकी कोई भी ऑप्शन के अंदर आर इज फॉल्स नहीं दिया गया है। ये ध्यान में रखो, मैं पहले भी बता रही थी, अब भी बता रही हूँ। आर इज फॉल्स का ऑप्शन कहाँ दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ और सिर्फ फॉल्स का जो है यहाँ पर देकर रखा है और बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं टिक मार्क कर देती हूँ, ये वो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट और रीजनिंग का स्टेटमेंट है द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है यूटिलिटी। देखो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर और कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का कोई भी एथिकल कंसिडरेशन नहीं होता है। तो दोनों भी स्टेटमेंट जो है ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इसलिए फोर्थ वन जो है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ वन MU कर्व स्लोप्स अपवर्ड। देखो ये वाला जो है पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ए वाला ऑप्शन रॉन्ग है, अपवर्ड नहीं होता है डाउनवर्ड होता है। इसलिए यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 वाला ही करेक्ट होगा और बाकी के कोई भी ऑप्शन मैच करेंगे ही नहीं। आप खुद देखो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। फर्स्ट में तो देखे रखा है कि ए इज़ ट्रू, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो असर्शन का जो यहाँ पर स्टेटमेंट देके रखा है ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसे लिख लिया करो अपने यहाँ पे रफ करने के लिए, तो आपको पता चलेगा ये वाला फॉल्स है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो कहाँ पे फॉल्स लिखा है ए वाला स्टेटमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही लिखा है ए इज़ फॉल्स। ठीक है, बाकी के ऑप्शन तो आपको ऐसे ही डराने के लिए दिए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं और वो भी ईजी वे में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वन ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो यहाँ पे देखो दोनों भी जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, तो सब लोग टिक मार्क कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे सारे के सारे आंसर्स। both A and R true, R is the correct explanation of A. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द एक्सेप्शनल केसेस डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। इन एक्सेप्शनल केसेस कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस एंड बाय लेस व्हेन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। तो यहाँ पे देखो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट हैं अपनी जगह पर, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट और आर जो स्टेटमेंट है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ वन क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपको पता है कि जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप्स डाउनवर्ड। नहीं, ये मैंने आपको बताया है बहुत बार, ये बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड बर्निंग होता है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
Next question है monopolist is a price maker. Monopolist can fix the prices of his own product as he controls the whole market supply. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट है. Both A and R true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल द प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, A is true but R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस. इंडेक्स नंबर मेजर्स ओनली चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है. A is true but R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जनरली अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड इन द करेक्ट construction of index number. Arithmetic mean is simple to compute compared to other averages. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है. बोथ A and R true. R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड. रीजनिंग का स्टेटमेंट है नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स. तो यहाँ पे देखो दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ट्रांसफर पेमेंट सच एज पेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो हमें पता है कि जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं. देखो यहाँ पे मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब क्वेश्चन के अंदर ही ना आंसर छुपा होता है तो हमें पता है कि फर्स्ट ए वाला जो है वो गलत है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो A इज ट्रू लिखा है, नहीं ये फर्स्ट वन हमारा नहीं होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे बोथ A आर ट्रू नहीं होगा, A आर ट्रू नहीं होगा. तो ऑप्शन क्या बचता है? बी वाला ही बचता है. 2 वाला जो है ऑप्शन बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ. तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें पता है जो भी खर्चा करती है गवर्नमेंट, है ना. तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडीज. पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिटीजन सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स एंड प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर. तो ये भी पता है हमें, ये भी करेक्ट है. तो अब हमें पता चल गया कि दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और जो है आज जो है रीजनिंग का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है. बोथ A एंड R ट्रू. R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नेक्स्ट देखते हैं रेजिंग डेब्ट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू. तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्रेडिट कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. तो यहाँ पे देखो क्रेडिट कंट्रोल इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, कमर्शियल बैंक का नहीं होता है. किसका होता है? सेंट्रल बैंक का. ठीक है, सेंट्रल बैंक का होता है. तो इसलिए हमें पता चल गया है कि A वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फॉल्स है. A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, A इज़ ट्रू, A इज़ फॉल्स, A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू. ठीक है, A फॉल्स है और R ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट. तो हमें पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मनी मार्केट का नहीं होता है, वो कैपिटल मार्केट को बिलोंग करता है. ठीक है, कैपिटल मार्केट. तो हमारा जो A वाला जो स्टेटमेंट है वो हमें पता चल गया है कि वो फॉल्स है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है. A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू. ठीक है, क्योंकि अगर आपको A वाला स्टेटमेंट पता चल गया A फॉल्स है तो आपको और कोई भी ऑप्शन में A फॉल्स दिखेगा ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एकदम क्लियर कट आंसर मिल जाता है आपको एकदम फटाफट. अगर आपको असर्शन का स्टेटमेंट पता चल गया कि रॉन्ग है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ही दिखेगा जो राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी.
ट्रेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्स टू एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कहते हैं, आप क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हम ऑप्शन करेक्ट है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, दिक्कत आ रही है, फिर भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।